हेलो एवरीबॉडी। सो जैसे कि हमने लास्ट के 3 पार्ट्स में चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन कंप्लीट करा और अब हम इस वीडियो में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे जो हम सॉल्व करेंगे। साथ ही में पिछली वीडियोस में ना एक छोटा सा टॉपिक बचा था जिसके अंदर हम शिफ्ट और रोटेशन की बात करेंगे पीपीसी के। वो टॉपिक मैंने वहां पे इसलिए छोड़ा था ताकि इधर हम उनको क्वेश्चन के साथ और अच्छी तरह से डील कर पाए। तो जैसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, वो छोटा सा टॉपिक है, हम उसको डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हम वो करेंगे। साथ ही में ये जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये सीबीएसई के पास्ट ईयर्स के पेपर्स हैं जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके पेपर में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दीपक इज वर्किंग एज अ सेल्स मैनेजर एज एट अ सैलरी ऑफ 1 लाख पर मंथ। ही रिसीव 2 जॉब ऑफर्स। तो ठीक है, दीपक के पास 2 जॉब ऑफर आए। ये करंटली 1 लाख पे काम कर रहा है। 2 जॉब ऑफर्स आए हैं विच सेज 70,000 फ्रॉम रिलायंस एंड 85,000 फ्रॉम टाटा। वट इज हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द वर्किंग एज अ सेल्स मैनेजर। ओके, तो दीपक अभी सेल्स मैनेजर की तरह जॉब कर रहा है। उसके पास 2 जॉब ऑफर आई कि या तो वो रिलायंस इंडस्ट्री में जॉब करे एट 70,000 या वो टाटा में काम करे एज एट अ 85,000 सैलरी। तो अब इसके अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछ रहा है। तो बच्चों, हम बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। जो हमारे पास अभी है उससे अगला सबसे अच्छा ऑप्शन जो हमारे हाथों से चला गया वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हम इसी लाइन को इस क्वेश्चन में लगा के देते हैं। दीपक काम कर रहा है 1 लाख पे, इसके बाद सबसे अच्छा ऑप्शन जो उसके पास था जो उसने छोड़ दिया दैट वाज 85,000। 85,000 का ही हुआ ना उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि उसने टाटा को छोड़ दिया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस केस में हुई 85,000। तो दिस वाज योर आंसर। जनरली ये क्वेश्चन दो मार्क्स में आ ही जाता है, कई बार एमसीक्यू में भी आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी से रिलेटेड मैंने एक और क्वेश्चन रखा है यहाँ पर। द फार्मर प्रोड्यूसेस 100 kg ऑफ व्हीट। फार्मर कैन ऑल्सो प्रोड्यूस 70 kg ऑफ राइस विद द सेम क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स। देन व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ राइस। तो इसके अंदर क्या बोला गया है कि जो फार्मर है वो 100 kg व्हीट बना सकता है या वो 70 kg राइस बना सकता है। उसके पास उतने ही रिसोर्सेज हैं और अब वो व्हीट बना रहा है। तो बताओ उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। व्हीट तो वो बना ही रहा है, व्हीट के बाद उसके पास जो नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव है वो क्या है, दैट इज टू प्रोड्यूस राइस, दैट टू 70 kg। तो ये हुआ आंसर 70 kg, ग्राम लिख दिया मैंने, 70 kg क्या हुआ राइस उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम। ओके, कैलकुलेट द एमओसी। अब हमें एमओसी कैलकुलेट करने को कह रहा है क्वेश्चन में। तो एमओसी हमें पता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बहुत अच्छी तरह हम पढ़ चुके हैं। तो हमें दे रखे हैं कमोडिटी ए, कमोडिटी बी भी दे रखी है और इसकी हमको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है। तो कैसे निकलेगी एमओसी, यहीं पे निकाल देते हैं। इसी को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ टेबल को। ओके, तो पहले केस में तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ भी नहीं होती। अगर आपको इन क्वेश्चंस में जो भी डाउट है ना गाइस, हर क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह इसका जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन हुआ है हर पार्ट में। आप एक बार उसको जाके जरूर रेफर करें। ये क्वेश्चंस बहुत इजीली आप सॉल्व कर लेंगे अगर आपके बेसिक क्लियर है तो पहले केस में देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। 1 होगी। क्यों? क्योंकि उसने एक कमोडिटी लूज करी, एक कमोडिटी लूज करी तो उसको एक कमोडिटी यहाँ पे एक्स्ट्रा मिली। सिमिलरली दूसरे में क्या होगी 2, तीसरे में 3, इसमें 4 एंड देन 5। तो एमओसी हमने फाइंड कर दी कि उसने, देखिए ना यहाँ पर उसने कितना लूज करा, एक क्वांटिटी लूज करी तो उसने एक क्वांटिटी गेन कर दी। तो कितनी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी हुई 1। सिमिलरली ये देखिए, जैसे जैसे मैं एरोज बना रही हूँ आप देखते रहिए, जैसे जैसे वो लूज करते जा रहा था उसको ऊपर एक एक यूनिट एक्स्ट्रा मिलती जा रही थी। कितना उसको लूज करना पड़ रहा था हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया उसको एमओसी के थ्रू। नेक्स्ट में अगेन हमें एमओसी पूछ रहा है। कमोडिटी ए हमें दे रखा है 20, 10, बी दे रखा है 10 एंड 14। तो हमको बताना है मार्जिनलिटी
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो पहले केस में तो कुछ भी नहीं होगी, दूसरे में क्या होगी, देखिए यहाँ एमओसी का एक फॉर्मूला भी है हमारा, दैट इज यूनिट चेंज इन यूनिट सेक्रीफाइस्ड, कितना उसने सेक्रीफाइस्ड करा एंड देन कितना उसने गेन करा। तो देखिए उसने कितना, सबसे पहले तो सेक्रीफाइस देखिए कितना करा, यहाँ पे उसने सेक्रीफाइस करा 10 यूनिट्स और यहाँ पे उसने गेन कितना करा 4 यूनिट्स, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई 2.5। इसके पहले वाला एग्जाम्पल तो बहुत छोटा सा था, मतलब आप उसको इजिली देख के बता सकते थे, बट अगर थोड़ा सा वैल्यूज बड़ी हैं या थोड़ा सा आपको लगता है तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को भी हमने बहुत अच्छी तरह डिस्कस करा है हमारे प्रीवियस पार्ट्स में। तो एमओसी हमने इसकी निकाल दी, दिस इज द एमओसी। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाता है, ऑलमोस्ट आते ही हैं ये ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट आ जाता है कैलकुलेट एमओसी, दोबारा से ठीक है एमओसी ही हमें निकालनी है। तो अगेन एमओसी का फॉर्मूला हम लगा लेते हैं सेक्रीफाइस अपॉन गेन वाला। तो पहले में तो कुछ भी नहीं है, पहले केस में तो एमओसी कुछ भी नहीं होती। तो दूसरे में अब हम देखते हैं कि उसने पहले, अच्छा गाइस इस क्वेश्चन में ना आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि जरूरी नहीं है हर बार गुड एक्स ही सेक्रीफाइस होगा और गुड वाई ही गेन होगा, ठीक है। हो सकता है कई बार गुड वाई भी गेन हो रहा हो और गुड एक्स सेक्रीफाइस हो रहा हो। तो बच्चे क्या करते हैं, उनको क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरह बने हुए होते हैं कि गुड एक्स सेक्रीफाइस हो रहा है और वाई गेन हो रहा है, तो बच्चे इसी का उनका हाथ सेट बैठा होता है और वो इसी तरह उसको सॉल्व कर देते हैं। वो ये ध्यान ही नहीं देते कि अरे सेक्रीफाइस तो गुड कोई और हो रहा है। तो इस चीज को आप जरूर देखिएगा कि आपका सेक्रीफाइस कौन सा हो रहा है और गेन कौन सा हो रहा है। तो इस केस में देखिए गुड वाई हमारा सेक्रीफाइस हो रहा है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करा था, और गुड एक्स हमारा गेन हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर आएगा ना, ठीक है यहाँ पर आ गया। तो अब ये कितना लूज हुआ, हमने 200 से हम 180 पे आ गए, तो हमने कितना हमने सेक्रीफाइस करा 20, और यहाँ पर हमने गेन कितना करा 10। तो मेरी एमओसी कितनी हो गई 2। यहाँ पे 0 भी नहीं मेंशन करते, जनरली हम इसको डैश ही लगा देते हैं, ठीक है। और अब दूसरे में देखिए इसमें क्या हुआ 40, गेन कितना हुआ 10, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई 4। सिमिलरली इसमें हम देखते हैं कितना हुआ 60, ये हुआ 10, 6 हो गया। और इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ, 80 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। एमओसी हमने बना के दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, 3 नंबर में आता है, कभी कभी 4 नंबर में भी आता है इस टाइप का क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर्स में कई बार आपको मिलेंगे ये क्वेश्चन। A country produces 2 commodity X and Y. Its production possibilities are shown in the following table. सारी पॉसिबिलिटीज है A to F, commodity X भी हमारे पास है, Y भी हमारे पास है। Now we have to calculate the MRT. अब इसके अंदर हमें MRT पूछा है। नेक्स्ट में वो पूछ रहा है कंस्ट्रक्ट PPF with the help of the various possibilities. आपसे बोला गया कि आपको PPF भी बनाना है, एंड देन यू हैव टू कमेंट ऑन द शेप ऑफ इट्स पीपीएफ, की पीपीएफ की शेप क्या है उस पर भी कमेंट करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से मैं सारी पॉसिबिलिटीज लिख लेती हूँ, ABCDEF, F पॉसिबिलिटीज है, ये है मेरे पास 20, ये है मेरे पास 14, देन 9, देन 5, देन 2, देन 0, उसके बाद है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो अब मुझे इसके अंदर बताना है मेरा MRT। वैसे थोड़ा सा मैं जल्दी कर रही हूँ, तो इसको थोड़ा सा ये अनटाइडी लग रहा होगा, बट एनीवेज समझ आना चाहिए ना। ओके, सो अब मुझे बताना है MRT। अब MRT क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली ये रेशो में लिखा जाता है कि कितना रेशो में मैंने अपना सैक्रिफाइस अपॉन गेन बताना होता है। तो ये देखिए कितना हुआ, इसमें मैंने कितना सैक्रिफाइस करा 6, और मुझे कितना मिला 1। तो दिस इज योर MRT। सिमिलरली यहाँ पर हुआ 5, और यहाँ पे हुआ 1, यहाँ पे हुआ 4, यहाँ पे हमें हुआ 1, यहाँ पे हमने लूज करा 3, गेन हुआ 1, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लूज करा
स्टिल हमें एक का गेन हो गया। तो ये हो गया हमारा MRT। ओके, सो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। सेकेंड पार्ट में ये कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ PPF विद द हेल्प ऑफ द वेरियस पॉसिबिलिटीज। अब हमें PPF बनाना है विद द हेल्प ऑफ द वेरियस पॉसिबिलिटीज। तो कैसे बनेगा वो, और ये मैंने अपना PPF बनाती हूँ 1 2 3 4 5। यहाँ पे मैं गुड एक्स लूँगी। गाइज ये मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबके मार्क्स हैं। अगर आपने छोड़ दिया कुछ भी, यू आर गोइंग टू लूज योर मार्क्स। तो बहुत ध्यान से करना है। इकोनॉमिक्स में तो आप बिल्कुल रिस्क ही नहीं ले सकते हो कि आप थोड़ा बहुत भी मार्किंग को निगलेक्ट कर दो। मार्किंग इज समथिंग यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया। अब तो बस मुझे पॉइंट प्लॉट करने हैं। पहला क्या है 20 0 यहाँ पर आएगा। दूसरा क्या है 1 and 14, इट विल लाई समवेयर हियर और हियर। ऐसे करके मैं सारे प्लॉट कर दूंगी और एंड में है मेरे पास 5 0, एक पॉइंट here 5 0। सारे मैंने A to F में बना दूंगी और मेरे पास एक इस टाइप का आ जाएगा PPF मेरा। ठीक है, और अब ये पूछ रहा है इसकी शेप क्या है, तो ये कौन सी शेप है, कॉन्वेक्स शेप। ठीक है, ओके, तो हमने तीनों क्वेश्चंस कर दिए सॉल्व। नेक्स्ट ये कह रहा है फाइंड द शेप ऑफ द PPC। PPC की शेप बतानी है। ठीक है, तो PPC की शेप किस पे डिपेंड होती है, हमारा MRT पे। हमें पता है MRT पे होती है, तो MRT फटाफट निकाल लेते हैं। पहले इसमें क्या हुआ 1:1, देन 2:1, देन 3:1 एंड देन 4:1। और अब मेरा अगर MRT इंक्रीज कर रहा है, ये शॉर्टकट बता रही हूँ, MRT इंक्रीज कर रहा है तो हमारा PPC क्या होता है, सबको पता है, डाउनवर्ड एंड कॉनकेव। ठीक है, ये एक शॉर्टकट है। अगर MRT हमेशा इंक्रीज कर रहा है तो PPC विल बी कॉनकेव, डाउनवर्ड स्लोपिंग। इस केस में आप देखिएगा, इस केस में हमारा MRT इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और इस केस में हमारा MRT भी फॉल हो रहा था। ठीक है, तो इसकी वजह से जो PPC था वो कॉन्वेक्स हुआ था ऊपर वाले क्वेश्चन में। उस क्वेश्चन में हमें PPC की शेप बनानी थी, तो इसलिए हमने शेप बना के बता दिया था कि कॉन्वेक्स है। बट अगर उस क्वेश्चन में आपको PPC कंस्ट्रक्ट नहीं करना था तो आप इसको इस तरह भी कर सकते थे जैसे हमने इसमें करा। अगेन शेप पूछ रहा है इस क्वेश्चन में भी। CBSE के क्वेश्चन है, 2015 में आया था, ये भी 2015 में आया था। ठीक है, चलिए MRT बताते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है हमारा MRT देखते हैं। पहले में कुछ नहीं हुआ, ये 4:1 हुआ, देन अगेन 4:1, देन अगेन 4:1 एंड देन अगेन 4:1। तो MRT क्या है मेरी, कांस्टेंट। ये जो साइन है कांस्टेंट का साइन होता है। ठीक है, MRT क्या है, कांस्टेंट। तो क्या होगा मेरा PPC डाउनवर्ड होगा और स्ट्रेट लाइन होगा। PPC विल बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये होगा हमारा PPC। ओके, अब इसके बाद कुछ ना पेपर में और क्वेश्चंस आते हैं, बेसिकली हॉट क्वेश्चंस होते हैं। उसमें आपको एक स्टेटमेंट दे दी होती है एंड यू हैव टू डिस्कस। अब मैंने कुछ ये पास्ट ईयर से स्टेटमेंट्स निकाली हैं सो दैट आपको आइडिया लग जाए। जैसे पहली स्टेटमेंट कहती है आपको इसको एक्सप्लेन करना होता है, कईयों में आपको एग्री डिसएग्री जो भी, आपको इसको अपना एक्सप्लेनेशन देना होता है स्टेटमेंट पढ़ के। तो जैसे पहली स्टेटमेंट है, सब पास्ट ईयर्स हैं। ठीक है, although water is useful yet it is cheap, but diamond is not of much use, still it is very expensive। तो बोला गया कि जो वाटर है वो तो बहुत यूजफुल है बट स्टिल इट इज वेरी चीप। 20 रुपीज में पानी की बोतल आ जाती है 1 लीटर। बट डायमंड तो इतने यूजफुल भी नहीं है बट स्टिल वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो ऐसा क्यों? तो अब आपको इसको आंसर को एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों है। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप किस तरह देंगे मैं आपको बता रही हूँ कुछ क्वेश्चंस का, सो दैट अगर आपके पेपर में आता है तो आपके पास एक आइडिया हो कि इनको किस तरह एक्सप्लेन करना है। तो इस स्टेटमेंट को हम इस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि इसका इकोनॉमिक रीजन है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो डिपेंड करते हैं हमारे अबंडेंस में और स्कार्सिटी में, कि क्या हमारे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है इकोनॉमी में या बहुत कम है। तो जैसे इसके अंदर वाटर बोला गया, तो वाटर जो है वो एक अबंडेंट रिसोर्स है, बहुत सारा है, तो इसीलिए उसकी वैल्यू कम है। वेयर एज डायमंड क्या है, स्कार्स रिसोर्स है, बड़ा उसका लिमिटेड
है वो अर्थ पे, तो इसीलिए वो ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे आप स्कार्सिटी वाला पैराडॉक्स समझाएंगे कि जो भी हमारे इकोनॉमिक ये प्रॉब्लम का जो रीजन है ये एक पैराडॉक्स है, और वो पैराडॉक्स क्या है, स्कार्सिटी। तो इस तरह यहाँ पर आप बेसिकली एक्सप्लेन करेंगे स्कार्सिटी की प्रॉब्लम को, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे कह देता है कि ओनली स्केयर गुड्स अट्रैक्ट प्राइसेस, कि क्या सिर्फ जो स्केयर गुड है वही प्राइस अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या ये स्टेटमेंट आपको सही लगती है, गलत लगती है? तो भाई मुझे तो ये स्टेटमेंट सही लगती है, मैं तो कहूंगी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि मैं इसको किस एग्जाम्पल से रिलेट करूं, जैसे जो स्केयर गुड्स हैं वही प्राइसेस अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम इसको इस तरह समझा सकते हैं कि जैसे एयर है, वी नीड एयर टू ब्रीथ, बट एयर बहुत अबंडेंस में है, जितना हमारा वांट है उससे बहुत ज्यादा है एयर का। तो इतनी एयर है, मतलब आप ऐसे थोड़ी ज्यादा ब्रीथ करोगे तो एयर खत्म हो जाएगी। एयर तो बिल्कुल अबंडेंस में है, तो इसलिए वो फ्री गुड है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता। तो इस टाइप के गुड्स को कहते हैं नॉन इकोनॉमिक गुड्स। तो एयर जो है वो अबंडेंस में है, इसलिए वो फ्री है। वेयर एज अगर पेट्रोल है या इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारे गुड्स क्या है, थोड़े से स्कैर है, तो इसीलिए हमें इनके लिए एक प्राइस पे करना होता है, इसीलिए उनका एक प्राइस है। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आता है, स्कार्सिटी एंड चॉइस गो टुगेदर। मतलब ये तो फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का, एक बार तो आना ही आना है। तो इसके अंदर अगेन कंसेप्ट ऑफ स्कार्सिटी आएगा कि वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ स्कार्सिटी। हम सबको अच्छे फूड्स चाहिए, हमको अच्छा फूड चाहिए, हमको अच्छा क्लोथिंग चाहिए, हाउसिंग चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, पर स्टिल हमारे रिसोर्सेज कम है हमारे वॉन्ट से। हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कम है, हमारे वॉन्ट्स ज्यादा हैं। तो अगेन हमको चॉइस करनी पड़ती है। यहाँ पर आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सब हमने करा हुआ है, नोट्स प्रोवाइडेड है पिछले इसके पार्ट्स में चैप्टर के, आप जाके जरूर एक बार देखो, सब उसके अंदर आपको मिलेगा। तो हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से डील करना पड़ता है, हमें चॉइस करना पड़ता है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे साथ एक इंडिविजुअल को नहीं है। अगर आप यूएसए देखोगे, जो सबसे रिचेस्ट कंट्री है, उसके पास भी इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो सारे अपने वांट्स पूरे करें, इसलिए उसको भी क्या करना पड़ता है, उसको भी चॉइस करनी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बोथ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हैव द सेम डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। तो आप इस स्टेटमेंट को डिफेंड करते हो या रिफ्यूट करते हो? तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट गलत है, दिस स्टेटमेंट विल बी रिफ्यूटेड। क्यों? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम डिग्री ऑफ एग्रीगेशन रखते हैं वो छोटा रखते हैं, जैसे इंडिविजुअल लेवल पे रखते हैं, एक इंडिविजुअल की डिमांड पर रखते हैं। उसका एग्रीगेशन से हम हो सकता है मार्केट क्या कहते हैं, मार्केट डिमांड पड़े, पर माइक्रो कॉन्सेप्ट में एक छोटे लेवल पर। वेराज मैक्रो जो है वो एग्रीगेट डिमांड पे बात करते हैं कि पूरी इकोनॉमी की डिमांड क्या है, तो उसका एग्रीगेशन ज्यादा होता है। तो इसमें हम डिफरेंट लेवल ऑफ एग्रीगेशन पे बात करते हैं। और गाइज ये वही पॉइंट उठ के सीबीएसई में आया है जो मैंने आपको अपने उस पार्ट में समझाया है कि माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है। उसके अंदर हमने ये ही लाइन उसके अंदर लिखी हुई थी कि इन दोनों का जो लेवल ऑफ एग्रीगेशन है वो अलग है। एक बार जरूर उस आप वीडियो को रेफर करना, उसके सिंगल पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, वो इतनी अच्छी तरह मैंने मतलब डिजाइन करे हैं, आप एक बार उसको जरूर देखो। ओके, नाउ द बेस्ट सीबीएसई के इसमें से 2 से 3 नंबर तो आने ही आने हैं। दैट इज द इफेक्ट ऑन पीपीसी, कि पीपीसी पे क्या इफेक्ट्स पड़ेगा। इसको पढ़ने से पहले मैंने आपको कहा था एक हमारा छोटा सा टॉपिक है चेंज और रोटेशन का, वो हमें करना है, फटाफट हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने पीपीसी में पढ़ा कि पीपीसी में चेंज होगा। अब पीपीसी में चेंज कैसे होते हैं, ये इंडिकेट करता है या तो कोई रिसोर्स बढ़ गए या कोई रिसोर्स कम हो गए इकोनॉमी में, तो पीपीसी में चेंज हो जाएगा। तो पीपीसी का जो चेंज है वो 2 टाइप से होगा, या तो शिफ्ट होगा पीपीसी या पीपीसी रोटेट होगा। शिफ्ट का मतलब है कि दोनों गुड्स के रिसोर्सेज में चेंज हो रहा है, तो वो पूरा शिफ्ट हो जाएगा, वो उठ के दूसरी पोजीशन पे चला जाएगा। रोटेशन में तब चेंज होगा जब सिर्फ एक गुड के रिसोर्सेज में चेंज आ रहा है। तो शिफ्ट में देखो क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, शिफ्ट में पीपीसी अगर यहाँ था तो शिफ्ट में पूरा पीपीसी उठ के या तो बाहर चला जाएगा या अंदर आ जाएगा। रोटेशन में क्या होगा कि अगर सिर्फ एक गुड में चेंज आया तो पीपीसी ऐसे रोटेट हो जाएगा, देखिए, या पीपीसी ऐसे रोटेट हो जाएगा, बेसिकली जिस गुड में के रिसोर्सेज में चेंज हो रहा है।
तो शिफ्ट में क्या हुआ, व्हेन देयर इज एन चेंज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स, दोनों गुड्स में। और रोटेशन में क्या हुआ, विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन गुड। शिफ्ट में पढ़ लेते हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा, पीपीसी लेफ्ट कब जाएगा, जब भी हमारा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होता है या हमारे रिसोर्सेज बेटर हो जाते हैं, हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, हमारे रिसोर्सेज ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, हमारे रिसोर्सेज अगर बढ़ रहे हैं तो उस केस में दोनों गुड्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, तो हमारा पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, तो अब ग्रोथ बहुत से फैक्टर्स पर हो सकती है कि ग्रोथ कैसे होती है। तो ग्रोथ या तो हमारी टेक्निकल एडवांसमेंट हो रही है, या हमारी लेबर फोर्स इंक्रीज हो रही है, हमने ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, या आप देखिए हमारे पास हमने कोई नेचुरल रिसोर्स नया डिस्कवर कर लिया जिससे हमने प्रोडक्शन अपनी बढ़ा दी। तो ये सारे ग्रोथ हैं जिससे रिसोर्सेज हमारे बढ़ते हैं। दूसरा, रिसोर्सेज की क्वालिटी भी इंक्रीज हो जाती है, जैसे कि हम अलग अलग मिशन लेकर आते हैं, जिससे हमने कोई भी जैसा मिशन देख लो, हमने कोई हाइजीनिक एनवायरनमेंट के लिए मिशन लिया है, उससे क्या हुआ, लोग कम बीमार होने लगे और लोगों की हेल्थ अच्छी हो गई, तो जिसकी वजह से भी अब लोग अच्छी तरह एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं, तो उससे भी हमारा क्वालिटी अच्छी होगी रिसोर्सेज की, रिसोर्स अब बेटर परफॉर्म करेंगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो इस केस में राइटवर्ड शिफ्ट है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब है, जब हमारा डिग्रेडेशन होगी गुड्स की, जब हमारे रिसोर्सेज की डिग्रेडेशन होगी। अब हमारे रिसोर्सेज खराब हो गए, सही तरह प्रोडक्शन नहीं करे, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होने की वजह से ये जो हमारा पीपीसी है ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं रोटेशन की, अगर सिर्फ एक गुड में चेंज होता है, तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा करूं सो दैट आपको दिखे और मैं बना पाऊं। तो अब एक्स एक्सिस में कब शिफ्ट होगा, देखिए ये मेरा ऑलरेडी पीपीसी यहाँ पर है। अब मैं कह रही हूँ कि मेरा जो एक्स एक्सिस है उसमें मैंने कुछ टेक्निकल इंप्रूवमेंट कर दी, मैंने उसकी प्रोडक्शन अच्छी कर दी। गन की वैसी है, गन तो वैसे ही है, पर बटर की अच्छी कर दी, तो बटर तो सिर्फ पीपीसी ए पॉइंट पे तो वही रहेगा, पर बी की जगह वो आ जाएगा पॉइंट सी पर, वो राइट की जगह रोटेशन कर लेगा। सिमिलरली अगर मैंने बटर की टेक्निकल प्रोडक्शन खराब कर दी, उसकी जो टेक्निकल एफिशिएंसी थी वो खत्म कर दी, तो अब गन की तो वैसे ही चल रही है जैसे चल रही थी, बटर की खराब हो गई, तो हमारा पीपीसी रोटेट हो जाएगा पॉइंट डी की तरफ। सिमिलरली वो वाई एक्सिस पे भी रोटेट करेगा, कब, जब मैंने बटर की प्रोडक्शन तो अपनी वैसी रखी है, पर मैंने अपनी गन की प्रोडक्शन को अच्छा कर दिया, तो मेरा पीपीसी थोड़ा सा बाहर की तरफ रोटेट हो जाएगा। और उसका वाइस वर्सा, अगर गलत प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी गलत हो गई या खराब हो गई, तो वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा लेफ्टवर्ड। तो यही था बस इनका शिफ्ट और रोटेशन, छोटा सा टॉपिक था। अब हम इसके कुछ देखते हैं क्या होगा, ये कुछ पॉइंट है। इफेक्ट बताना है पीपीसी पे, आना ही आना क्वेश्चन है, IIT लिख दो इस पे, इशमीत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आना ही आना है। क्लीन इंडिया मिशन, अगर क्लीन इंडिया मिशन है हमारा, तो उससे क्या होगा, हमारा पीपीसी डेफिनेटली राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लोग कम बीमार हो रहे हैं, बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। लार्ज स्केल आउटफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, अब हमारे यहाँ से रिसोर्सेज बाहर जा रहे हैं फॉरेन में, तो क्या होगा, हमारा पीपीसी क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज यहाँ पर अब कम हो गए, क्योंकि हमने अपने रिसोर्सेज तो बाहर भेज दिए। मेक इन इंडिया, अब हम मेक इन इंडिया ले आए, इस केस में हमारा पीपीसी अपवर्ड यानी राइटवर्ड शिफ्ट होगा। क्यों, क्योंकि अब इससे क्या होंगे, हमारे रिसोर्सेज बढ़ेंगे, हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी। अब हम बाहर के गुड्स ना लेके इंडिया के गुड्स लेंगे, तो हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, तो हमारा पीपीसी शिफ्ट होगा। एफर्ट ऑफ रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अब हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो पाए, तो इस केस में हमारा होगा नो इफेक्ट। क्यों, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे ये मेरा पीपीसी था, अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका मतलब कि मैं कुछ अपने रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज कर रही हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज तो है बट वो अंडर यूटिलाइज्ड है। तो अब अगर मैं एफर्ट डालूंगी कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए, मैं लोगों को जॉब्स देने लग जाऊं, तो क्या होगा, जो मेरा ये पॉइंट है ये आएगा मेरे पीपीसी पर, तो इसी पर आएगा, तो एक पॉइंट में चेंज होगा बट पीपीसी पे चेंज नहीं होगा। ये हम पढ़ चुके हैं सेम टॉपिक अटेनेबल और अनअटेनेबल पॉइंट्स पर, एक बार वहां पे जाके उस टॉपिक को रिवाइज जरूर करें। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान आ गया तो क्या होगा, डेफिनेटली ऊपर की तरफ चला जाएगा। क्यों,
लोग एजुकेट हो गए और अच्छी तरह परफॉर्म करेंगे, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर में फ्लड आ गए तो हमारे रिसोर्सेज क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, तो क्या होगा, पीपीसी लेफ्ट अंदर की तरफ आएगा। स्टैब्लिशमेंट ऑफ साइंस एंड टेक इंस्टीट्यूट, हमारी कंट्री में नए नए इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं टेक और साइंस के, तो क्या होगा, डेफिनेटली राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अगेन क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज की एफिशिएंसी को, हम क्वालिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। पीपल डाई एंड मैनी फैक्ट्रीज डिस्ट्रॉय इन अर्थक्वेक, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, वाई, बिकॉज हमारे रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो गए, खत्म हो गए। नेक्स्ट मनरेगा, मनरेगा जो स्कीम आई थी उसमें क्या होगा, नो इफेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये जो स्कीम थी ये भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम थी, तो इसके अंदर भी यही वाला कंसेप्ट लगेगा कि पॉइंट अंदर था, अंडर यूटिलाइजेशन थी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम लेकर आए, उससे हमारा पॉइंट पीपीसी पे चला गया। पॉइंट जरूर चेंज हुआ बट पीपीसी पे कोई इफेक्ट नहीं आया। तो दैट वाज इट। नहीं रुकिए, एक चीज रह गई, वेट वेट वेट, ओके। तो इन कुछ टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इन सब पर अपने एक आंसर तैयार करके रखिए, बिकॉज ये सीबीएसई के फेवरेट टॉपिक्स हैं जो पास्ट ईयर में आने ही आने हैं, इनके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। इन टॉपिक्स पे अपने आंसर बना के रखिए, अपने कंसेप्ट क्लियर रखिए, जो क्वेश्चंस मैंने करे हैं उनको प्रैक्टिस करिए, सारी वीडियोस को 1 से 2 बार देखिए, हर पॉइंट को अच्छी तरह खुद अपने हाथ से लिखिए। इसके अलावा पेपर में और कुछ आएगा नहीं। और यहाँ पर अब आपका पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है विद एक्सप्लेनेशन प्लस योर क्वेश्चन बैंक। अब हम चैप्टर नंबर 2 के साथ आएंगे, वो भी वेरियस पार्ट्स में होगा, उसके भी हम क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।